Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MTCAT, and today I am going to discuss the bacterial cell structure. So let's move to the classboard. Dear students, first of all we will discuss the cellular structure of bacteria, the prokaryote. Clear? So here is a diagrammatic representation of a bacterium. एक बैक्टीरियम है, इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ लार्ज थिन appendage which is called as flagellum, which is attached to a structure which is called basal body. Okay, and here is the cytoplasm. Here is the cytoplasm, and in the center of the cytoplasm there is compactly arranged the DNA of the bacterium, and here is in the blue color it is the cell membrane, और सेल मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज पिल्लाई, सिंगुलर स्पिलर्स एंड मल्टीपल प्लूरल स्पिलाई, और इसके ऊपर ये आपको जो पिंक कलर में नजर आ रही है थिक वॉल, दिस इज कॉल्ड एज इट्स सेल वॉल. दिस इज इट्स सेल वॉल. क्लियर? और अब इसके साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है. दिस इज द राइबोसोम एंड दिस इज प्लाज्मिड एंड दिस इज स्टोरेज ग्रैन्यूल. दिस वन इज स्टोरेज ग्रैन्यूल और स्टोरेज बॉडी. क्लियर? और इसके अलावा यू कैन सी देयर इज एन इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ रही है और अंदर जाकर साइटोप्लाज्म इन्वेजिनेट कर रही है, कुछ इस तरह से इरेगुलर स्ट्रक्चर बना रही है. दिस इज कॉल्ड एज मीजोसोम. क्लियर? और इसी तरह से यहाँ पर ये मौजूद हैं. दिस इज द फ्लैचुलम. तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा सा हम इसकी अब डिटेल में देखते हैं. ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस करें. पहले बेसिक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद हम इसकी डिटेल्स में जाते हैं. तो स्टार्ट लेते हैं बेसल बॉडी से. बेसल बॉडी बेसिकली इट इज प्रेजेंट जस्ट इंटीरियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरियल सेल, और ये एक रोटरी का काम करती है. रोटरी समझते हैं, मोटर. सो इट फंक्शंस लाइक द रोटरी. तो जब ये रोटेट करती है तो इसके साथ अटैच्ड है फ्लैजिलम. इसके साथ अटैच्ड है फ्लैजिलम, तो ये फ्लैजिला को रोटेट करेगी. और फ्लैजिलम जो है जब ये रोटेट करेगा, सो इससे इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ फ्लैजिलम को. चूंकि ये एक ही है तो सिंगल को हम कहते हैं फ्लैजिलम. बहुत सारे भी होते हैं इनके अंदर, वही हम डिस्कस करने वाले हैं. सो इट्स प्लूरल इज फ्लैजिला. ठीक है? तो फ्लैजिलम इट इज अ थिन हेयर लाइक, इट्स अ थिन एंड हेयर लाइक बालों की तरह की स्ट्रक्चर है. और अपेंडेज एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बॉडी से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हो, उसे कहते हैं अपेंडेज. सो इट इज द अपेंडेज ऑफ द बैक्टीरिया और स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया विच इज प्रोजेक्टिंग आउटसाइड द cell of the body, cell of the bacterium. It originates, देखिएगा यहाँ से, it originate from basal body. इसका origin कहाँ से हो रहा है फ्लैजिलम का? basal body से. और ये बाहर कहाँ से निकल रही है? through the cell wall and comes out through cell wall. cell wall से ये बाहर आती है. अंदर से किसके साथ अटैच्ड है? basal body के साथ. Now it is made up of special kind of protein called flagellin. Clear? It is made up of a special kind of protein known as flagellin. ये प्रोकैरियोट है. आपने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डिफरेंस है वो भी देखा था इन द टॉपिक नंबर 4. तो उसमें आपने ये देखा था कि जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. उनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि वो माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है स्ट्रक्चर. जबकि जो प्रोकैरियोटिक ये स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला है, ये इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होती हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनकी जो ये स्ट्रक्चर है
इसको एक खास किस्म की प्रोटीन से बनाया, उस प्रोटीन का नाम रखा गया फ्लैचेलिन. इट इज अ स्पेशल प्रोटीन. So they lack microtubules. They lack microtubules. Microtubules आपको याद है? These are the filaments of cytoskeleton. तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डिफरेंस में आपने ये पढ़ा था कि जो यूकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन होता है, इनके अंदर साइटोस्केलेटन नहीं होता. मतलब इनके अंदर ना तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ना ही माइक्रोफिलामेंट्स मौजूद हैं. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, और इसके अलावा मतलब कि इस फ्लैजिला की बात हो रही है. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स यूकैरियोट्स में अरेंज होकर के बनाते हैं सेंट्रियोल्स एंड द फ्लैजिला एंड द सीलिया एंड द बेसल बॉडी. क्लियर? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर ये फ्लैजिलिन से बने हैं बिकॉज दे लैक माइक्रोट्यूब्यूल्स. क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बनती हैं? ट्यूबुलिन से बनती हैं. क्लियर? और एंड आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, ये कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं करते. यहाँ पर एक मैंने छोटा सा पॉइंट ऐड किया, फोटोटैक्सिस. फोटो मीन्स लाइट, ठीक है? फोटो मीन्स लाइट एंड टैक्सिस मीन्स मूवमेंट. तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, नॉट ऑल, माइंड इट एंड रिमेंबर इट प्लीज. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लाइट की इंटेंसिटी के बिहाफ के ऊपर वो मूव करते हैं. तो जो मूवमेंट लाइट की वजह से हो रही है उस मूवमेंट को कहते हैं फोटोटैक्सिस. यानी लाइट के स्टिमुलस की वजह से जो मूवमेंट हो रही है फोटोटैक्सिस. ये मॉडरेट लाइट की तरफ मूव करते हैं और स्ट्रॉन्ग लाइट से ये अवे मूव करते हैं. मतलब कि अगर ये लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव फोटोटैक्सिस कहलाएगी, एंड इफ दे आर मूविंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग लाइट इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव फोटोटैक्सिस. एंड द फ्लैजिला इज प्रेजेंट मोस्टली. अब हम बात करने लगे हैं आमतौर पर फ्लैजिला किस में मौजूद है. आगे चलकर हम इसकी शेप्स की बिहाफ के ऊपर इनकी क्लासिफिकेशन भी करेंगे. तो उसमें बेसिलाई, ज्यादातर बेसिलाई के अंदर मौजूद है. बेसिलाई दे आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, इनको रॉड्स भी कहते हैं. इनके पास मोस्टली फ्लैजिला होता है, जैसे ये भी मैंने एक रॉड ही ड्रॉ किया है, ठीक है. एंड स्पाइरेलाई, स्पाइरेलाई जो होते हैं दे आर कर्व्ड, दे आर कर्व्ड बैक्टीरिया. तो शेप की बिहाफ के ऊपर 3 मेजर क्लासिफिकेशंस हैं, वो आपने पढ़ी फर्स्ट ईयर के अंदर. अभी आगे चलकर इसी टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह मैं उसको भी कवर करूंगा. सो जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उनको हम बेसिलाई कहते हैं, और जो कर्व्ड होते हैं उनको स्पाइरेलाई कहा जाता है, और जो स्फेरिकल होते हैं उनको कोकाई कहा जाता है. क्लियर? तो जो फ्लैजिला की बात हो रही है, ज्यादातर बेसिलाई और स्पाइरेलाई के अंदर ये फ्लैजिला मौजूद होते हैं. एंड दे आर रेयर, एमसीक्यू इसलिए नोट कर रहे हैं, दे आर रेयर इन कोकाई. दे आर रेयर इन कोकाई. कोकाई के अंदर यानी स्फेरिकल जो बैक्टीरिया होते हैं, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, उनके अंदर ये रेयर होते हैं. आमतौर पर कोकाई जो होते हैं वो लोकोमोट भी नहीं करते, इस वजह से ये उनके अंदर रेयर है. सो व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ दिस फ्लैजिलम? इट हेल्प्स इन लोकोमोशन. मतलब कि फ्लैजिलम और फ्लैजिला इट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और लोकोमोटरी अपेंडेज ऑफ द बैक्टीरियल सेल. इट ऑल्सो डिटेक्ट, अब ये सिर्फ मैं फ्लैजिला की बात कर रहा हूं, ठीक है. इट ऑल्सो डिटेक्ट एंड मूव इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स. ये केमिकल्स के स्टिमुलस के बिहाफ के ऊपर फ्लैजिला जो है ये बैक्टीरिया को मूव करवाता है, या तो टुवर्ड्स द केमिकल्स और अवे फ्रॉम द केमिकल्स. तो जो केमिकल्स की वजह से मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को कहते हैं कीमोटैक्सिस. तो यहां पर 2 तरह की मूवमेंट्स याद रखनी है, एक फोटोटैक्सिस और दूसरा कीमोटैक्सिस. कीमोटैक्सिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लैजिला, ठीक है. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लैजिला. जो कीमोटैक्सिस है वो फ्लैजिला की वजह से होती है, क्योंकि फ्लैजिला इसमें वो दे एक्ट एज सेंसर्स. क्लियर? ये सेंस करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर केमिकल्स को, और उसकी तरफ मूव को करवा के जाएंगे या फिर उससे अवे मूव करेंगे. और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्लासिफिकेशन मैंने आपके लिए तैयार की. इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, क्लासिफिकेशन. इट विल कवर द ऑलमोस्ट ऑल द बोर्ड्स ऑफ द एजुकेशन, मोस्ट प्रोबेबली द PCTB एंड द फेडरल बोर्ड. तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, 5 तरह की क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी थी इन द चैप्टर नंबर 6 ऑफ PCTB.
तो उसमें आपने शेप की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन, फ्लैजिला की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन, सेल वॉल की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन, रेस्पायरेशन की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन और न्यूट्रिशन के बेस के ऊपर भी रेस्पायरेशन पड़ी थी बैक्टीरिया में। तो ये पहली क्लासिफिकेशन हम अब पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला मौजूद है, नहीं है, अगर मौजूद है तो कहां पर है, कितने हैं, उसके बिहाफ के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए ट्राइकस, ए मीन्स एब्सेंट, ठीक है, एंड ट्राइकस मीन्स द फ्लैजिलम। सो नो फ्लैजिला, तो ये खाली बैक्टीरियल सेल है, देखिए इसके पास कोई फ्लैजिलम या फ्लैजिला नहीं है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिसके पास फ्लैजिला ना हो, दे आर कॉल्ड एज ए ट्राइकस। इसके कोई एग्जांपल है आपके जहन में? जी डियर स्टूडेंट्स, याद आपको, आपने सायानोबैक्टीरिया पढ़े थे। सायानोबैक्टीरिया दे लैक फ्लैजिला, ठीक है, मतलब कि दे आर ए ट्राइकस। मैं यहां पर इसकी एग्जांपल लिख देता हूं। सायानोबैक्टीरिया, ये इसकी एग्जांपल में लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बुक के अंदर मेंशन्ड है बाकायदा तौर पर। दे मूव बाय फॉर्मिंग गैस वेसिकल्स और ग्लाइडिंग मोटिलिटी। दूसरा हमारे पास जो है वो दूसरी क्लासिफिकेशन है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस, मोनो मीन्स वन, ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला। सो वन फ्लैजिलम एट वन एंड और वन पोल, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल किसी एक पोल के ऊपर लेफ्ट पे या राइट पे अगर एक से सिर्फ एक फ्लैजिला हो, जैसे कि मैंने यहां पर भी ड्रॉ किया है, ये कौन सा बैक्टीरिया है? मोनोट्राइकस। सो अगर एक ही फ्लैजिला अटैच हो एक पोल के ऊपर, दैट वेरी काइंड ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज, और दैट वेरी काइंड ऑफ बैक्टीरियल cell is called as monotrichous. One flagellum at one end. Now the Lophotrichus, tuft of flagella at one pole. तो tuft कहते हैं गुच्छे को, more than one. So यहां पर देख सकते हैं ये बैक्टीरियल सेल और इस पे एक tuft of flagella मौजूद है। तो अगर एक पोल पे tuft of flagella मतलब कि गुच्छा मौजूद हो, लेकिन सिर्फ एक पोल पे, तो उससे इस कंडीशन को कहते हैं, इस तरह के बैक्टीरिया को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लोफोट्राइकस, द टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन पोल। क्लियर? दूसरा देखिए एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड्स और बोथ पोल्स, दोनों पोल्स पे लेफ्ट और राइट पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला मौजूद हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं द एम्फीट्राइकस। और एक और पेरीट्राइकस, पेरी मीन्स अराउंड, मतलब कि अराउंड, अराउंड द बॉडी, ट्राइकस मीन्स द फ्लैजिलम ओवर हियर। तो अगर बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ फ्लैजिला मौजूद हो, ऑल अराउंड द बॉडी ऑफ द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल, सो उसमें ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं पेरीट्राइकस। सो फ्लैजिला ऑल अराउंड, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये बैक्टीरियल सेल और इसके चारों तरफ अटैच्ड है फ्लैजिला। सो फ्लैजिला को मैंने स्पेशली इससे अलग से मार्क किया, ठीक है, इस कलर के साथ, द पिंक कलर। अच्छा डिस्टूडेंट्स, एक और भी क्लासिफिकेशन है, इन्हीं से मिलती जुलती क्लासिफिकेशन है, थोड़ी सी टेक्निकल है, तो इसको जरा समझ लीजिए। मोनोपोलर, मोनो मीन्स वन, पोलर मीन्स पोल, मोनोपोलर मोनोट्राइकस, एक पोल पे एक ही फ्लैजिला हो, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं, यानी कि ये मोनोट्राइकस की ही बात हो रही है, लेकिन अब हम इसको दूसरे तरीके से कैटेगराइज करने लगे हैं। सो मोनोट्राइकस का मतलब एक फ्लैजिला, मोनोपोलर का मतलब अगर एक ही पोल पे हो, सो वन फ्लैजिला एट वन पोल, याद रखना इसका, ठीक है, वन फ्लैजिलम एट वन पोल। क्लियर? That very bacteria is called as monopolar monotrichous. एक और भी कंडीशन हो सकती है, एक और भी क्लासिफिकेशन है बायपोलर, बाय मीन्स टू, बायपोलर बट मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस हम जनरलाइज वे में एक कैटेगराइज करेंगे जिसमें सिंगल एक ही फ्लैजिला मौजूद हो, फ्लैजिलम हो। सो बायपोलर का मतलब ये है कि ये बैक्टीरियल सेल और इसके दोनों पोल्स पे, सो फ्लैजिलम और फ्लैजिला at one flagella at both
पोल्स, दोनों पोल्स पे एक एक फ्लैजिला, तो बाइपोलर मोनोट्राइकस। नाउ मोनोपोलर बाइट्राइकस, बाइक मीन्स टू, ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला, और मोनोपोलर का मतलब एक ही पोल। तो एक ही पोल पे अगर दो हों, देयर आर टू फ्लैजिला, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं मोनोपोलर। पोल एक ही है लेकिन उसमें दो जो फ्लैजिला मौजूद हैं। क्लियर? सो मोनोपोलर एक ही पोल, बाइट्राइकस मतलब दो फ्लैजिला, एंड बाइपोलर बाइट्राइकस, बाइपोलर बाइट्राइकस मतलब कि बाइपोलर का मतलब दोनों पोल्स और बाइट्राइकस का मतलब दो दो फ्लैजिला। तो दोनों पोल्स पे अगर दो दो फ्लैजिला हो तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं बाइपोलर बाइट्राइकस। और एक और इंटरेस्टिंग मतलब कि क्लासिफिकेशन है इस एतबार से देखें, एम्फिलोफोट्राइकस, एम्फिलोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस क्या है? एक टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, और एम्फीट्राइकस मतलब टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड्स। तो टफ्ट ऑफ फ्लैजिला को हम कहते ही लोफोट्राइकस हैं। तो इस अगर एतबार से देखें तो ये टर्म बनेगी एम्फिलोफोट्राइकस, मतलब कि टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ पोल्स, एट बोथ पोल्स। क्लियर? सो दैट वाज अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्लैजिला। अब आते हैं स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक और छोटी सी अपेंडेज है, ये देख सकते हैं, ये फ्लैजिलम और ये छोटे छोटे अपेंडेज बहुत ज़्यादा होती है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये तीन ड्रॉ किए। तो देखिए, एक तो ये नीचे ब्लू कलर की जो मेम्ब्रेन, ये स्ट्रक्चर आ, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही आगे ये अंदर से साइटोप्लाज्म आगे बाहर जाकर एक्सटेंड कर रहा है, और उसको कवर कौन कर रहा है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पिलस, इसकी प्लूरल है पिल्लाई। अब इसको हम देखें तो देखें ये अंदर से हॉलो है, पहली बात, और इसके अलावा ये ऐसे ट्यूब की तरह का है, फिलामेंट की तरह का है स्ट्रक्चर है, और ये नॉन हेलिकल है। ये तो हेलिकल है मतलब कि इस तरह से रोटेटेड है, कर्व्ड है, लेकिन ये बिल्कुल सीधा है। सो हॉलो नंबर 1, नॉन हेलिकल नंबर 2, नॉन हेलिकल का मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट है, ट्यूबुलर ट्यूब की तरह का, देखें ये ट्यूब है, फिलामेंटस अपेंडेज दैट इज कॉल्ड एज पिलस और प्लूरल पिलाई। ठीक है, यहां पर पिलाई मौजूद है, और दे आर स्मॉलर देन फ्लैजिला। ये नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा प्लीज, दे आर स्मॉलर देन फ्लैजिला। आप यहां पर कंपेयर कर सकते हैं इनके साइज को, तो ये काफी बड़ा है, उसके मुकाबले में जो पिलाई हैं ये छोटे होते हैं। ठीक है, दे आर स्मॉलर देन फ्लैजिला, एंड ट्रू पिलाई ओनली occur in or they are only present in gram negative bacteria। याद आपको कि सेल वॉल की स्टेनिंग के बिहाफ के ऊपर क्रिस्टियन ग्राम ने एक टेक्निक जो है वो दरियाफ्त की थी, जिसको हम ग्राम स्टेनिंग भी कहते हैं। तो उसमें सेल वॉल कौन सी डाई को अटेन करती है, ये आगे चलकर आज ही हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो उसके बिहाफ के ऊपर फिर सेल वॉल के कलर के बिहाफ के ऊपर जो डाई वो अटेन करता है, उसके बिहाफ के ऊपर दो तरह के बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? तो बात ये हो रही है कि जो पिलाई है, द ट्रू पिलाई ओनली इन ग्राम नेगेटिव, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर मौजूद है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, एंड दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन लोकोमोशन। यानी कि इन अपेंडेजेस से, ये जो से आपको नजर आ रहे हैं ऐसे ट्यूब्स की तरह के, सो इनका लोकोमोशन से लेना देना कुछ नहीं है, मतलब ये इसको मूव करने में हेल्प नहीं करेंगे। मूव करने में हेल्प सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला में। क्लियर? और इसके अलावा द कॉन्जुगेशन इनके अंदर हो रही है, इन पिलाई की बिहाफ के ऊपर क्या होता है? कॉन्जुगेशन आपको पता है कि जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास प्लाज्मिड नहीं है और वो एक जगह पे एक लोकेशन में मौजूद हैं, तो जिसके पास प्लाज्मिड होता है वो उसको डिवाइड करके या उसको मल्टीप्लाई करके उसको रेप्लिकेट करवा करके उसे बहुत सारी कॉपीज बनवा ली जाती हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस वेरी स्ट्रक्चर which is called as plasmid, ये प्लाज्मिड वो स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट जो कि यहाँ पर इस जो नॉन हेलिकल और ये जो ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है जिसको हम पिलाई कह रहे हैं या पिलस कह रहे हैं, इसके जरिए कॉन्जुगेशन के जरिए वो बैक्टीरियल सेल के साथ आकर के अटैच होंगे
और ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास ये नहीं होते, ये उसको कॉपी करके और कॉन्जुगेशन के जरिए उसको ट्रांसफर कर देते हैं। एंड दे ऑल्सो हेल्प इन एज अ मीन्स ऑफ अटैचमेंट टू द सर्फेसेस, मतलब कि जो पिल्लाए हैं ये दे ऑल्सो हेल्प इन फॉर अटैचमेंट टू वेरियस सर्फेसेस, खास तौर पर जब इनको हम उसमें ग्रो करवाते हैं इन द आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम, वहाँ पर इस सेल सर्फेसेस के साथ अटैच होने, या फिर होस्ट के साथ, होस्ट सेल्स जो होते हैं जहाँ पर ये मौजूद होते हैं वहाँ पर, या साथ में किसी एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं और साथ में कुछ सर्फेसेस हैं, तो वहाँ पर अटैच होने में भी ये जो पिलाए हैं वो हेल्प करेंगे। इज दैट क्लियर? चलें, तो ये तो अभी हमने बात कर ली पिलाए और फ्लैजिला की। नाउ लेट अस मूव टू अनदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, दिस इज द राइबोसोम। सो राइबोसोम, जिसको हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है, मतलब कि राइबोसोम्स दे आर मेड अप ऑफ up to 50% प्रोटीन्स एंड 40 to 50% राइबोसोमल आरएनए। तो इसी तरह से इन प्रोकैरियोट्स के अंदर भी आरएनए और प्रोटीन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम इट मे बी लूजली अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए कि राइबोसोम्स, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके साथ लूजली अटैच्ड हो सकते हैं। क्लियर? अदरवाइज दे आर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये बहुत सारे मौजूद हैं। अब इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और दूसरा स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट जो है इट sediments at 50 years, while the small subunit it sediments at 30 years when they are sedimented separately. But when they are joined, when they are combined in combined form, they settle at 70 years. और आपको याद है कि यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है उसका साइज क्या होता है, या वो सेडिमेंट कितने पे होता है, एट 80 years. इट मीन्स कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है it is a little bit smaller than the eukaryotic ribosome, because the eukaryotic ribosome is 80 years, it is 70 years. Is that clear? और इसका फंक्शन, तो राइबोसोम का एक ही फंक्शन तो है, that is it is involved in protein synthesis. ठीक है, one and only the most important function of the ribosome. चलें, अब हम बात करते हैं, ये आपको एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक में आपने इसके जो सेकंड लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के हवाले से कुछ बात हो रही थी, तो वहाँ पर इसको डिस्कस किया गया था। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 6 में प्लाज्मिड को स्पेशली डिस्कस किया गया। एक तो देखें सर्कुलर है, पहली बात इट इज सर्कुलर एंड इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ठीक है, ये इसका ये क्रोमोसोमल होता है डीएनए, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है एंड इट इज डबल स्ट्रैंडेड। ये एमसीक्यू जरूर मार्क कीजिएगा प्लीज, इट इज डबल स्ट्रैंडेड, डीएस स्टैंड्स फॉर डबल स्ट्रैंडेड। सो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए व्हिच इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड की खासियत, एक तो ये किसी सेल्फ रेप्लिकेटेबल है, खुद से रेप्लिकेट करता है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास ये प्लाज्मिड नहीं होता। क्यों नहीं होता वो तो ठीक है, लेकिन ये उनको आगे ट्रांसफ़र क्यों करता है? द बेसिक रीज़न एंड द मेजर रीज़न इज़ दैट द प्लाज्मिड हैव गॉट जीन्स। इस प्लाज्मिड के ऊपर कुछ जीन्स होते हैं विच आर यूज्ड अगेंस्ट the attack of antibiotics, against the attack of certain insects और against the attack of heavy metals। ठीक है, तो ये उसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करती है। इसके ऊपर वो जीन्स होते हैं जो ड्रग्स को जीन्स फॉर ड्रग्स की रेजिस्टेंस, और ड्रग्स भी कौन सी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, और हैवी मेटल्स और इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए ये जीन्स इसके पास मौजूद होते हैं। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास ये जीन्स मौजूद नहीं, सो दैट वेरी बैक्टीरिया इज यूज्ड टू
बिकम अटैच्ड, वो इसके साथ अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ पिलाई, और ये एक कॉपी उसको शेयर कर देगा। और इसी प्रोसेस को हमने डिस्कस किया, इसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। दैट वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। और इसके अलावा इट इज नॉट एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन, मतलब कि बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्रोमोसोमल डीएनए या बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होनी है उसके लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये इट इज़ नॉट एसेंशियल, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बगैर बैक्टीरिया चाहे वो उसका डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा या फिर वो उसमें जो उसकी बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ नहीं हो सकेगी, ऐसा नहीं है। एंड दे ऑल्सो एक्ट एज वेक्टर्स। वेक्टर डिस्ट्रोट एक मॉलिक्यूलर कैरियर को हम कहते हैं जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी करेगा। आमतौर पर प्लाज्मिड्स को इस्तेमाल किया जाता है विच आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, और या फिर द बैक्टीरियोफेजेस। याद है आपको चैप्टर नंबर 23 बैक्टीरियोफेजेस, उसमें खास तौर पर लैम्बडाफेज, ठीक है, जिसको हम वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो वेक्टर असल में ये मॉलिक्यूलर कैरियर है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी करता है। किस प्रोसेस के अंदर? इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जैसे कि इंसुलिन के प्रोडक्शन में इंसुलिन का जीन एक्सट्रैक्ट करने के बाद, उसको कट करने के बाद इस प्लाज्मिड को कट किया जाता है और फिर उसके साथ इसको पेस्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, लाइगेजेस, और फिर इसको आगे एज पर द रिक्वायरमेंट उससे इंसुलिन बनवाई जाती है। सो दैट्स अबाउट द प्लाज्मिड। अब यहाँ पर एक और आपको छोटा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज द स्टोरेज ग्रेन्यूल। इसको यहाँ पर चूंकि स्पेस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसको नेक्स्ट फ्रेम में इंशाल्लाह कवर करता हूँ। इसके अलावा एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें, इस तरह से ये जलेबी की तरह का कुछ बना हुआ है इस अंदर। तो ये बेसिकली ब्लू कलर का है। तो ब्लू कलर की यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर है? दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, ये साइटोप्लाज्म है सारा, साइटोप्लाज्म में इन्वेजिनेट होकर के एक स्ट्रक्चर बना रही है। दिस इज कॉल्ड एज मीसोसोम। दिस इज कॉल्ड एज मीसोसोम। So it is formed, mesosome, it is formed by invagination. Invaginate का मतलब होता है अंदर की तरफ धंस जाना। ये अंदर की तरफ का मतलब है क्या है कि towards into the cytoplasm. So it is formed by the invagination of cell membrane or plasma membrane into cytoplasm. In the form of, अच्छा इसकी जो different shapes हैं उसके हवाले से बात हो रही है। It is present in the form of, यानी इसकी फॉर्म मॉर्फोलॉजी की बात, वेसिकल्स की शक्ल में हो सकता है, टिब्यूल्स की शक्ल में ये हो सकता है, या फिर लेयर्स की शक्ल, लैमेला की शक्ल में हो सकता है। सो इसका फंक्शन जो कि बहुत ही अहम है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि मीसोसोम का फंक्शन क्या है। सो इट्स फंक्शन इज नंबर 1 डीएनए रेप्लिकेशन, नंबर 2 मतलब कि जब बाइनरी बैक्टीरिया डिवाइड कैसे करते हैं, बाइनरी फिशन के जरिए। तो बाइनरी फिशन में 4 स्टेप्स में हो रही है। नंबर 1 सेल एनलार्जमेंट, नंबर 2 द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मीसोसोम। इसी तरह से सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, द लास्ट स्टेज जिसमें कि सेल वॉल इन्वेड होती है सेंटर में, और ये एक बैक्टीरियल सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ती है इन सेल डिवीजन। एंड ऑल्सो इट इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर enzymes. Exocellular enzymes. Exo means outside. Ex या exo का मतलब होता है आउटसाइड, और सेलुलर का मतलब सेल, यानी सेल से बाहर एक्ट करने वाले, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में काम करने वाले एंजाइम्स को कहते हैं एक्सोसेलुलर एंजाइम्स। तो ये मीसोसोम किस तरह से इन्वॉल्व है? तो ऐसे एंजाइम्स जो कि ये यहाँ से निकाल करके बाहर एनवायरनमेंट में भेजेगा, वो क्या करेंगे? दे विल एक्ट अपॉन द डेड ऑर्गेनिक मैटर, या जो एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद जो चीज़ें होती हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए और वहाँ से एनर्जी हासिल करने के लिए, ठीक है। सो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है इस मीसोसोम की, द ट्रांसपोर्ट ऑफ और द एक्सपोर्ट ऑफ द एक्सोसेलुलर एंजाइम्स। And another very important thing regarding mesosome is the respiratory enzymes, यानी respiration, मतलब कि cellular respiration की बात हो रही है यहाँ पर। तो respiratory enzymes, these are the enzymes which are required for cellular respiration, मतलब कि breakdown of the glucose,
ग्लूकोज को या बाकी किसी फूड कंटेंट को उसका ब्रेकडाउन करके और उससे एनर्जी हासिल करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, और उसके एंजाइम्स यहां पर मौजूद हैं विद इन द मीसोसोम। और इसके अलावा यहां पर एक और आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये ब्लू कलर का जो एज अ होल हम बात कर रहे हैं, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरियल सेल। डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है, लेकिन यहाँ पर आउटर मोस्ट नहीं है क्योंकि इसके बाहर एक और कवरिंग है थिक सी, जिसे हम सेल वॉल कह रहे हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये तकरीबन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम यूकैरियोट्स के अंदर होती है, हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर, और वही डिफरेंस जो है वो एंटीटेस्ट के एमसीक्यूज के हवाले से अहम है। चलें देख लेते हैं। सो इट इज वेरी थिन, पहली बात बहुत बारीक होती है, ठीक है। नॉर्मली जो हमारे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी कितनी थिकनेस होती है डियर स्टूडेंट्स, याद है आपको? टॉपिक नंबर 4। सो जो हमारे अंदर जनरली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है दैट इज 7 नैनोमीटर्स। कितनी? 7 नैनोमीटर्स। सो हियर इट इज आल्सो थिन, इट इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब थोड़ी सी लचक वाली है, एंड इट लैक्स स्टीरोल्स। ये वाहिद ऐसा डिफरेंस है जो कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में बहुत अहम है। स्टीरोल्स, स्टीरोल्स मीन्स कोलेस्ट्रॉल, लाइक द कोलेस्ट्रॉल। तो आपने चैप्टर नंबर 4 के लास्ट जो लेक्चर था दैट वाज ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसमें आपने देखा कि जो लिपिड बायलर स्ट्रक्चर है उसमें फॉस्फोलिपिड्स की जो लेयर है, जो बायलेयर है, उसके दरम्यान में क्या मौजूद थे? द कोलेस्ट्रॉल। यहां पर वो कोलेस्ट्रॉल नहीं है। ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। क्लियर? बाकी देखें इट इज डेलिकेट, लेकिन एक अहम चीज, अगर ये डैमेज हो जाए, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, तो सारा कंटेंट जो है वो इट विल मूव आउट, और इससे क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ बैक्टीरिया, इन द डेथ ऑफ बैक्टीरिया। इसके अलावा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम, कुछ फंक्शंस के हवाले से बात हो रही है। इट इज इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, शुगर्स को ट्रांसपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और मेटाबोलाइट्स को, ठीक है, दूसरे मेटाबोलाइट्स को भी। यानी मेटाबोलाइट्स ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है जो कि which are produced as a result of metabolism, and it also contain enzymes of respiration। चूंकि मीजोसोम इसी का ही पार्ट है, इसी की ही इमेजिनेशन है, तो मीजोसोम के पास क्या है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। सो इनडायरेक्टली इट बिकम्स द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल। क्लियर? Dear students, and now it's the turn of nucleoid region, ये जिसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। तो टिपिकली डियर स्टूडेंट्स देखा जाए तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक नंबर 4 में, कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं है। मतलब उसी तरह से तो है, लेकिन क्योंकि डीएनए उसके अंदर मौजूद है इस रीजन के अंदर, तो उसमें हिस्टोन्स नहीं होते, याद रखिएगा, ठीक है। हमारे पास हिस्टोन्स हैं, इसलिए वो उसके ऊपर हिस्टोन्स के ऊपर रैप्ड होता है ताकि न्यूक्लियस बन, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है। इनके पास चूंकि न्यूक्लियस नहीं होता तो इनके अंदर वो रैपिंग की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कि हिस्टोन्स नहीं होती। दे हैव डीएनए विच इज सिंगल। पहली बात तो यह कि सिंगल है, एक डीएनए है। सर्कुलर मतलब कि राउंड फेस। अब आप सोच रहे हो कि ये तो सर्कुलर नहीं है, यहां पर तो सिर्फ है तो टोटल सर्कुलर सा, यानी कि, लेकिन उसको अब कॉम्पैक्ट होके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, एक इररेगुलर सा। एंड डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, इट इज ऑल्सो डबल स्ट्रैंडेड। प्लाज्मिड भी डबल स्ट्रैंडेड है और ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, वो भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है। इसका रोल है रेप्लिकेशन में, इसका रोल है इसकी ग्रोथ में, जबकि प्लाज्मिड का रोल नहीं है ना ग्रोथ में और ना रेप्लिकेशन में। It aggregates as an irregularly shaped dense area in center of cytoplasm। तो ये एक irregular shaped एग्रीगेशन बन जाती है, इरेगुलर शेप की, और ये सेंटर में, ये एमसीक्यू आपने नोट करना है कि ये सेंटर में मौजूद है। चूंकि इनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम है और वो भी प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं है, लेकिन चले मान लेते हैं
सो सिंगल क्रोमोसोम है, इस वजह से इसे कहते हैं हैप्लॉइड। मतलब ऑल बैक्टीरियल सेल्स आर हैप्लॉइड, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हैप्लॉइड हैं, इनके अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम है, ओनली वन। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर किसी सेल के न्यूक्लियस में एक कॉपी हो किसी क्रोमोसोम की तो उसे हम हैप्लॉइड कहते हैं, अगर दो कॉपीज हो तो दूसरा डिप्लॉइड होता है, और इससे ज़्यादा हो तो फिर वो ट्राई और टेट्रा या फिर पॉलीप्लॉइड भी कहलाते हैं। तो ये हैप्लॉइड है, या हम इसको इस कंसेप्ट में भी समझते थे कि वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द हैप्लॉइड एज द न्यूक्लियस इन विच देर आर अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स, और जिसमें पेयर्ड होते हैं वो दैट इज अ डिप्लॉइड। चलो, नाउ द अदर नेम्स ऑफ दिस न्यूक्लियाइड, ये अहम है एमसीक्यूज के एतबार से। अदर नेम्स क्या क्या है मौजूद हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर बॉडी, मतलब कि इसको न्यूक्लियाइड को न्यूक्लियर बॉडी भी कहते हैं, इसको क्रोमैटिन बॉडी भी कहते हैं, इसको न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं, ठीक है, इसी को न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं। आइए अब मूव करते हैं एक और स्ट्रक्चर की तरफ। ये देखिएगा, ये स्टोरेज बॉडी है, या इसको स्टोरेज ग्रेन्यूल भी कहते हैं, स्टोरेज बॉडी या स्टोरेज ग्रेन्यूल। आमतौर पर बैक्टीरिया जिन कंडीशंस में मौजूद होता है तो ऑन एन एवरेज, यानी ये इनको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता कि जिसमें मुसलसल इनको खुराक मिल रही हो, इनको फूड मिल रहा हो, तो ज़्यादातर इनको हार्श कंडीशन से ही गुजरना पड़ता है, मतलब कि इनकी इन्वायरमेंट के अंदर कोई ख़ास यानी कि वो फूड की कंसंट्रेशन नहीं होती। लेकिन जब कभी ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए जिसमें कि फूड मौजूद है, तो ये क्या करता है कि उसको स्टोर कर लेता है, और स्टोर करता है ग्रेन्यूल्स की शक्ल में। तो उनको हम कहते हैं फूड ग्रेन्यूल्स, या फूड स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, या फूड स्टोरेज बॉडीज भी कहते हैं उसको। इसके अंदर 4 चीज़ें स्टोर होती हैं, डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक तो फैट्स, फॉस्फेट, सल्फर एंड ग्लाइकोजन, ये 4 चीज़ें हैं, आपने याद रखनी है। इसमें से किसी एक को स्किप करके कोई और इसमें ऐड करके आपसे पूछा जा सकता है कि द स्टोरेज ग्रेन्यूल, द स्टोरेज बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया हैव ऑल एक्सेप्ट, वो जो एक्सेप्ट होगी मतलब जो एक एडिशनल दी होगी, ग्लाइकोजन की जगह मैं सेलुलोज लिख देता हूँ, ठीक है। सो उस वक्त आंसर क्या होगा, सेलुलोज। मतलब बाकी सारे फूड ग्रेन्यूल्स के कंटेंट्स हैं वो फूड ग्रेन्यूल्स के अंदर मौजूद हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये सारे केमिकल्स। बट नाउ देयर इज अनदर कंपाउंड जो कि हमने इंटेंशनली इसको रिप्लेस किया, मतलब कि आपको बताया कि इस तरह से एमसीक्यू बन सकता है। नाउ कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें वेस्ट को भी स्टोर कर लेते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या फर्दर किसी पर्पस के लिए। तो जो वेस्ट स्टोर होता है वो 3 मेजर वेस्ट हैं। नंबर 1 इज एल्कोहल, नंबर 2 इज लैक्टिक एसिड, एंड नंबर 3 इज एसिटिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में किसी एक चौथे को और को मिला के कह सकते हैं कि इसमें से कौन सा वेस्ट जो है वो नहीं है बैक्टीरिया के स्टोरेज बॉडी के अंदर या स्टोरेज ग्रेन्यूल के अंदर। लेट सपोज कि यहाँ पर मैं फैट्स डाल देता हूँ, या फॉस्फेट डालता हूँ, या सल्फर डाल देता हूँ चौथा, या ग्लाइकोजन डाल देता हूँ, सो दैट विल बी द आंसर। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स एक और चीज ये देखिएगा, स्पोर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, जब कंडीशंस हालात साथ ना दे रहे हों बैक्टीरिया का, तो तब कुछ बैक्टीरिया स्पोर बनवाते हैं अपने बॉडी पे या उसके अंदर, या और कुछ बैक्टीरिया सिस्ट बना लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्पोर और सिस्ट का जो डिफरेंस है ये आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो स्पोर किसे कहते हैं, इट इज मेटाबॉलिकली डोरमेंट। मेटाबॉलिकली का मतलब मेटाबॉलिज्म के एतबार से ये डोरमेंट स्ट्रक्चर है। डोरमेंट कहते हैं इनएक्टिव को। एंड रेजिस्टेंट टू एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये रेजिस्ट करता है एडवर्स हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस को, जैसे कि एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच, ठीक है, पीएच को टॉलरेट करवाने में हेल्प करते हैं स्पोर्स। लाइट इंटेंसिटी को या लाइट की जो है वो शिद्दत को, जिसको हम कह सकते हैं, उसको बर्दाश्त करने की इनको सलाहियत देते हैं। हाई टेम्परेचर मतलब कि हीट भी बर्दाश्त कर सकते हैं। हीट हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर इनको रखा जाए तो ये एक ऑर्डिनरी हाई टेम्परेचर पर रखा जाए तो ये उस पर नहीं मरते, इनकी डेथ नहीं होती।
एंड डेजिकेशन मीन्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, उससे भी प्रिवेंट करेंगी, एंड केमिकल्स, तो ये कुछ केमिकल एजेंट्स वगैरह होते हैं. सो दीज आर द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस जिसके दौरान कुछ बैक्टीरिया जो है ये मेटाबॉलिकली डोरमेंट एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पोर. अब स्पोर जो है ये बनता कब है? डियर स्टूडेंट, ये इस सबसे अहम चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. सो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एट लेट स्टेज ऑफ द ग्रोथ और द बैक्टीरियल सेल ग्रोथ. ठीक है, आखिरी स्टेजेस में, लेट स्टेजेस में जाकर के बनती है स्पोर, जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाए. इसकी दो टाइप्स हैं. नंबर 1 इज एक्सोस्पोर एंड नंबर 2 इज एंडोस्पोर. एक्सो मीन्स आउट एंड स्पोर मीन्स द स्ट्रक्चर, यानी वो स्ट्रक्चर जो बैक्टीरियल सेल के बाहर बनेगा, उसे हम कहेंगे एक्सोस्पोर. लेट्स सपोज दिस इज एन बैक्टीरिया, दिस इज बैक्टीरिया. तो अगर स्पोर कहां बने? इसके बॉडी के बाहर, इस तरह से ऑल अराउंड इस तरह से बन जाए, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सोस्पोर. और अगर स्पोर बने अंदर इस तरह से अराउंड द जेनेटिक मेकअप, ठीक है, तो ये दो तरह की स्पोर्स हैं. ये बाहर वाले जो है ये ग्रीन कलर की, जो ब्लू कलर की दिख रही है, दिस इज एक्सोस्पोर. और ये अंदर वाली जो है ये वाली ब्लू वाली, दिस इज कॉल्ड एज एंडोस्पोर. क्लियर? ये सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर पानी पड़ी है. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखना है कि ये दो टाइप्स, ये इनको पैथोजेनिसिटी में हेल्प करती हैं. ठीक है, ये स्पोर्स जो होते हैं, स्पोर्स पैथो, एक तो खास तौर पर एनवायरमेंटल, हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो है वो उसको बचाने के लिए कारआमद साबित होते हैं. एंड एंडोस्पोर इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द वेजिटेटिव सेल. याद रखना है, जो सेल के अंदर बनेगी स्पोर वो एंडोस्पोर कहलाएगी, और जो सेल के बाहर बनेगी तो वो एक्सोस्पोर कहलाएगी. एंड अपॉन द अराइवल ऑफ suitable conditions और favorable conditions, so these will germinate, तब ये germinate कर देंगे. ठीक है, और इसमें ऑरेंज कलर का जो नजर आता है, that is the cell wall. Cell wall, it is the outermost boundary of prokaryotes and plants and fungi. Clear? Average हम जब बात करते हैं तो सेल वॉल इनके अंदर नहीं होती, आउटरमोस्ट बाउंड्री नहीं होती है, इनके पास प्लाज्मा जो है वो मेम्ब्रेन होती है. इसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, या फिर एक ऐसा और ऑर्गेनिज्म है जिसके पास मतलब सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती. तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं. नंबर 1, ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें. इट इज अ रिजिड, ये रिजिड है स्ट्रक्चर. सेल वॉल हार्ड है, इट इज हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर. प्रेजेंट बिटवीन, किसके दरम्यान में मौजूद है? बाहर क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, और इसके नीचे क्या है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउटसाइड द सेल सब्सटेंसेस, एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. को याद है चैप्टर नंबर 4 में जो मतलब कि इसके जो टॉपिक नंबर 4 था हमारा, उसके लास्ट लेक्चर में हमने जब डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई नाम हमने डिस्कस किए थे. इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. तो यहाँ पर वही नाम इसका इस्तेमाल हुआ, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. तो इसमें परेशान नहीं होना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही बात हो रही है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर वाली साइड पे, और इसके बाहर वाली साइड पे क्या है? द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस या एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, ये उसके दरम्यान में मौजूद है. मोस्ट बैक्टीरिया, ये एमसीक्यू के लिए मार्क करें, ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास सेल वॉल है. ठीक है, दे हैव सेल वॉल. ओनली एब्सेंट, सिर्फ एक वो ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, एंड दैट इज माइकोप्लाज्मा. दैट इज माइकोप्लाज्मा. याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. इनके पास ये वाहिद ऐसे ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसके पास सेल वॉल नहीं है. क्लियर? और ये बनती किससे सेल वॉल? इट इज कंपोज्ड ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल
कौन सा? पेप्टाइडोग्लाइकन. पेप्टाइडो इज फ्रॉम द अमीनो एसिड्स एंड ग्लाइकन इज फॉर द शुगर्स. और पेप्टाइडोग्लाइकन को हम कलेक्टिवली म्यूरिन भी कहते हैं. क्लियर? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द म्यूरिन. अब स्टूडेंट्स कुछ और इसके स्ट्रक्चर देख लें. द सेल वॉल ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया. ये आपको याद है बैक्टीरिया दो तरह के थे. इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा था इसमें चैप्टर नंबर 6 के अंदर ऑफ द फर्स्ट ईयर. तो उसमें दो तरह के, एक यू बैक्टीरिया और दूसरे आर्कियोबैक्टीरिया, जिनको आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं. आर्कियोबैक्टीरिया ये सेल वॉल के बिहाफ के ऊपर डिफर करते हैं फ्रॉम द नॉर्मल बैक्टीरिया, जिसको यू बैक्टीरिया कहते हैं. जो यू बैक्टीरिया होते हैं, जिनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, उनकी सेल वॉल बनती है पेप्टाइडोग्लाइकन से, मतलब कि म्यूरिन से. जबकि यहाँ पर आर्कियोबैक्टीरिया जो होते हैं, इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बनती. सो दे लैक पेप्टाइडोग्लाइकन. दे लैक, इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती. लेकिन सेल वॉल तो है. सेल वॉल किसके पास नहीं है? वो सिर्फ एक ही ग्रुप है, दैट इज माइकोप्लाज्मा. इनके पास सेल वॉल है, वो किससे बनती है? या तो वो प्रोटीन से बनेगी, या वो ग्लाइकोप्रोटीन से बनेगी, या फिर पॉलीसेकेराइड से बनेगी. इज दैट क्लियर? इस तरह से देख लीजिएगा. और इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस. इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस. अब ये ऑस्मोटिक लाइसिस क्या है? आपको पता है स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी सेल को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखें, मिसाल के तौर पर बैक्टीरियल सेल को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखें. हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट वो होता है जिसमें सॉल्यूट कम और वाटर ज़्यादा, और इसके कंपैरेटिवली जो ये सेल होगा वो हाइपरटोनिक होगा, उसका जो एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होगा. तो ऐसी कंडीशन में वाटर कैसे मूव करेगा? सो वाटर मूव्स from an area of low solute concentration to area of high solute concentration through semi-permeable membrane. और या फिर अगर हम इसको वाटर पोटेंशियल की टर्म्स में बात करें, सो वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस बैक्टीरियल सेल को रख दिया जाए इसके अंदर मतलब कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, तो वाटर मूव करके इसके बॉडी के अंदर जाएगा. ठीक है, अंदर जाएगा. और वो ऐसे बॉडी जब भरना शुरू हो जाएगी, तो आमतौर पर जैसे कि एनिमल सेल है, जब उसमें एंड ऑस्मोसिस के जरिए वाटर एंटर होता रहता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है? द एनिमल सेल बर्स्ट. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता. ये जो सेल वॉल है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस. चूंकि ये हार्ड होती है, रिजिड होती है, तो उसके बर्स्ट करने से, लाइसिस होने से, ब्रेकडाउन होने से बचाती है. Now, dear students, one of the most important structure of bacterial cell is its cell wall. तो cell wall को हम डिस्कस कर रहे हैं. तो cell wall के हवाले से एक क्लासिफिकेशन है that was given by Christian Gram. एक साइंटिस्ट है by the name of Christian Gram. MCQ के लिए मार्क करें इसको. Christian Gram. इसने एक मेथड डेवलप किया जिसके जरिए बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाई किया जाता है, उसको रंग दिया जाता है, या उसको कलर दिया जाता है. ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्राम स्टेनिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्राम स्टेनिंग. इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम, और इसमें किया क्या जाता है? सेल वॉल स्टेनिंग. सेल वॉल, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको स्टेन किया जाता है. अब इसमें दो बेसिक डाइज इस्तेमाल हो रही हैं. एक कहलाती है प्राइमरी डाई, और प्राइमरी डाई इट कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल वायलेट, एंड सेकेंडरी डाई इट कंसिस्ट ऑफ सैफ्रानिन और फिस्टिन, और एक काउंटर डाई होती है, उसे कहते हैं आयोडीन, और साथ में अल्कोहल इस्तेमाल होता है. तो एक बाकायदा एक प्रोसीजर है. तो होता क्या है कि अगर ये दोनों तरह की डाइस डालते हैं, फिर उसके बाद काउंटर डाई डालते हैं, फिर उसके बाद वॉश करते हैं, इसको फिक्स करते हैं, हीट फिक्स करते हैं. वो आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा. तो ऐसे बैक्टीरिया जो प्राइमरी डाई को अटेन कर जाए, जिनकी सेल वॉल प्राइमरी डाई से रंग जाए, तो उनकी सेल वॉल का जो कलर होता है वो हो जाता है पर्पल. वो हो जाता है पर्पल. और ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव. दे आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव. और ऐसे बैक्टीरिया जो पर्पल जो प्राइमरी डाई को अटेन ना कर सके, बल्कि सेकेंडरी डाई यानी कि सैफ्रानिन उसको अटेन कर लें,
तो उनकी जो सेल वॉल है उसका कलर हो जाता है पिंक। तो ऐसे बैक्टीरिया जो सेकेंडरी डाई को अटेन कर लें उन्हें कहा जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? अब इसमें बेसिकली क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी वजह से उसका जो कलर है सेल वॉल का वो पर्पल हो जाता है। अब ये सारा प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं जरा इसके वो कंपैरिजन की तरफ। सेल वॉल की बेस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर आर सम कैरेक्टर्स, इनके जो कैरेक्टर्स जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव और यहाँ पे ग्राम नेगेटिव की जो कॉलम है। सो ग्राम पॉजिटिव कौन से हैं? जो प्राइमरी डाई को अटेन करते हैं। ग्राम नेगेटिव कौन से बैक्टीरिया हैं? जिनकी सेल वॉल अटेन करती है द सेकेंडरी डाई। क्लियर? जिसकी वजह से उनका कलर हो जाता है पिंक। नाउ लेट्स मूव। So first character is color. The first character is color. So gram positive, their color is purple, while the gram negative, their color is pink. और इसकी रीजन मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि इनकी सेल वॉल का कलर ऐसा क्यों होता है। Now the most important thing is the chemical composition of the cell wall. Very very important thing, chemical composition. तो केमिकल कंपोजिशन के एतबार से देखें तो पेप्टाइडोग्लाइकन तो है ही दोनों के अंदर। बोथ ऑफ देम दे हैव गॉट पेप्टाइडोग्लाइकन। इसके पास भी है, इसके पास भी है। और माइंडेड प्लीज स्टूडेंट्स के मैं यहाँ पर तरतीब नहीं यानी कि लेयर्स की बता रहा, जस्ट उनको कंपैरिजन में बता रहा हूँ। तो पेप्टाइडोग्लाइकन और इसके पास भी पेप्टाइडोग्लाइकन, लेकिन डिफरेंस क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इसके पास अप टू 50% ड्राई मैस ऑफ बैक्टीरियल सेल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन है। तकरीबन 4 लेयर्स होती है, 3 से 4 लेयर्स होती हैं पेप्टाइडोग्लाइकन की इसके पास, ठीक है। यानी कि 50% ड्राई मैस जो होता है दैट इज जस्ट एंड जस्ट द पेप्टाइडोग्लाइकन, या जिसको हम म्यूरेन भी कहते हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव में वो सिर्फ 10% है। यहाँ पर 50% है, जहाँ पे 10% है, एक ही लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक, इनके अलावा पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा भी कुछ केमिकल्स मौजूद हैं। In case of gram positive, there is teichoic acid and lipoteichoic acid. Clear? और इसी तरह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा मौजूद हैं लाइपोप्रोटीन्स एंड लाइपोपोलिसैकेराइड्स। अब आप देखें यहाँ पर लाइपो का वर्ड ज्यादा कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पर सिर्फ एक दफा इस्तेमाल हो रहा है, लाइपोटाइकोइक एसिड। यहाँ पर लाइपोप्रोटीन्स भी यूज हो रही हैं और लाइपोपोलिसैकेराइड्स भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर लिपिड कंटेंट डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो वही हुआ कि लिपिड्स जब देखते ओवरऑल कैलकुलेट किए जाते हैं बाय परसेंटेज, तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं दे हैव गॉट 11 to 12% लिपिड्स, जबकि कंपैरेटिवली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनके पास 1 to 4% लिपिड्स हैं। ठीक है, सो यहाँ से एक मोर और लेस वाला कंपैरिजन भी हो सकता है कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर लिपिड्स दे आर लेस, जबकि ग्राम नेगेटिव दे लिपिड्स आर कंपैरेटिवली मोर। याद रखिएगा, हम इन दोनों को कंपैरिजन करके लेस और मोर का बता रहे हैं। मतलब दे हैव कंपैरेटिवली लेस लिपिड्स एज कंपेयर टू द gram negative, while the gram negative have more lipids as compared to the gram positive bacteria. Clear? अब आते हैं जरा ओवरऑल थिकनेस पे। ओवरऑल थिकनेस तो मैंने जैसे बताया यहाँ पर 4 लेयर्स हैं पेप्टाइडोग्लाइकन की, तो इसकी ओवरऑल थिकनेस भी ज्यादा होगी। इट रेंजेस फ्रॉम 20 to 80 नैनोमीटर्स। ये यूनिट भी याद रखना है और ये रेंज भी याद रखनी है, 20 to 80 नैनोमीटर्स। जबकि ग्राम नेगेटिव उसकी रेंज है 8 to 11 नैनोमीटर। बारीक है, ठीक है, बारीक। नंबर ऑफ मेजर लेयर्स यानी कि सेल वॉल जो है उसके अलावा जो नंबर ऑफ मेजर लेयर्स है दैट इज ओनली 1 इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव, व्हाइल इन ग्राम नेगेटिव देयर 2 लेयर्स। यहाँ पर 2 लेयर्स हैं, ठीक है, एक आउटर लेयर है यानी कि, और उसके बाद ये नीचे सेल वॉल। नाउ द पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरी मीन्स अराउंड, प्लाज्म मतलब कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, इनके दरमियान में एक स्पेस होती है, उसे कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और आपको याद है डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस
ऑफ प्रोकैरियोट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है एंड इट बिहेव्स एज लाइसोसोम। लाइसोसोम नहीं है बट इट बिहेव्स एज लाइसोसोम, क्योंकि यहाँ पर कुछ एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। एंड इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, चंद एक जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस मौजूद है, जबकि ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट इन ऑल, सब के अंदर मौजूद है। क्लियर? अब बात करते हैं परमेबिलिटी की। परमेबिलिटी इज द रेफरेंस फॉर इट इज रेफर टू द ट्रांसपोर्ट और परमिशन टू मूव to the movement of molecules inside the cell and from inside to the outside of the cell। सेल के अंदर किसी चीज़ ने आना है या सेल के बाहर किसी चीज़ ने आना है बैक्टीरियल सेल में, सो उसकी जो परमिशन है, उसकी जो यानी कि अलाउंस है, वो कहलाती है परमिएबिलिटी। तो ग्राम पॉजिटिव कंपैरेटिवली ये ज़्यादा परमिएबल है एज कम्पेयर टू द नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल बैक्टीरिया, जबकि ग्राम नेगेटिव इट इज़ लेस परमिएबल कंपैरेटिवली, इम्परमिएबल नहीं है, लेकिन इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ग्राम पॉजिटिव ज़्यादा परमिएबल है और ग्राम नेगेटिव जो है ये थोड़ा सा लेस परमिएबल है। क्लियर? अब आते हैं पोरिन प्रोटीन्स। ये कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल वॉल के अंदर मौजूद होती हैं। याद रखिएगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल में कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, उनको पोरिन प्रोटीन्स कहा जाता है। ये सुराख बनाती हैं जिसके जरिए मुख्तलिफ तरह के ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। ग्राम पॉजिटिव में ये एब्सेंट है, याद रखिएगा, दे आर एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, व्हाइल इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव दे आर प्रेजेंट। क्लियर? अब बात करेंगे एक और करैक्टर है, दैट इज द रेजिस्टेंस टू मॉलिक्यूल्स। रेजिस्टेंस टू मॉलिक्यूल्स, मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल से अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये कम रेजिस्टेंट है और ये ज्यादा रेजिस्टेंट है। ठीक है, ये परमिएबल कम है लेकिन रेजिस्टेंट ज्यादा है, ये परमिएबल ज्यादा है लेकिन रेजिस्टेंट टू द मॉलिक्यूल्स कम है। इस कॉम्बो को याद रखना है, ठीक है, इस वाले कॉम्बो को, एक तो परमिएबिलिटी और दूसरा रेजिस्टेंस, मोर लेस एंड लेस मोर। क्लियर? नाउ इससे पिछले स्लाइड में हमने फ्रेम में देखा कि वो स्पोर को डिस्कस किया था। स्पोर के साथ एक और भी पार्ट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सिस्ट। तो जो स्पोर है वो भी डॉर्मेंट है, वो भी मतलब कि जो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उसको बेयर करने के लिए होता है, जिसमें हाई पीएच या लो पीएच, मतलब कि एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, एक्सट्रीम्स ऑफ लाइट, और इसके अलावा डेजिकेशन और हाई टेम्परेचर्स को वो रेजिस्ट करते हैं, और उसकी दो टाइप्स थी। जबकि सिस्ट ये भी डॉर्मेंट है, ये भी थिक वॉल्ड है। ठीक है, ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स हैं, सिस्ट और स्पोर। याद रखिएगा, ये सेल वॉल के बाहर बनेंगे। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया सिस्ट बना लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया स्पोर बना लेते हैं, लेकिन कब की बात हो रही है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। सो द सिस्ट इज डॉर्मेंट एंड थिक वॉल्ड एंड इट इज डेजिकेशन रेजिस्टेंट, मतलब वाटर लॉस को बचा सकती है, बट इट इज नॉट, ये एमसीक्यू याद रखने, बट इट इज नॉट हीट रेजिस्टेंट। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो सिस्ट बना लेते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, तो उनको अगर हीट किया जाए तो वो उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, जबकि जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं वो बहुत खतरनाक हैं, उनको हाई टेम्परेचर पे भी हीट करने से वो किल नहीं होते, बिकॉज दे आर हीट रेजिस्टेंट। ये सिस्ट बनती कब है? इट डेवलप्स ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। जब वेजिटेटिव सेल्स डिफरेंशिएट हो रहे होते हैं उस वक्त डेवलप होती है, जबकि स्पोर कब डेवलप हो रही थी? ड्यूरिंग द लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ। अच्छा स्टूडेंट, यहां पर एक एडिशनल चीज देखिएगा, एनसिस्टमेंट। एनसिस्टमेंट ये एक ऐसा अमल है, इट इज द जिसके जरिए सिस्ट बनती है, द सिस्ट फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं एनसिस्टमेंट। मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट चीज, द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इज कॉल्ड एज एनसिस्टमेंट। तो बनेगी कैसे? सो इट अकर्स बाय द चेंजेस इन सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस क्या होती हैं कि साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब साइटोप्लाज्म वो छोटा हो जाता है और सेल वॉल थिक हो जाती है, द सेल वॉल थिकन्स। तो इससे क्या होगा कि सेल वॉल के थिक होने से इट विल बी नाउ फॉर्म द cyst, it will be converted into cyst. Clear?
और इसके अलावा एक लास्ट स्ट्रक्चर रह गया था, दैट वाज द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद सारी चीज़ें तो हमने कवर कर ली। एक लास्ट पॉइंट था, दैट इज साइटोप्लाज्म। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके नीचे मौजूद हर चीज, मतलब साइटोप्लाज्म एंड एवरीथिंग व्हिच हैज गॉट, इट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। ये प्रोटोप्लास्ट एक ऐसे सेल्स के लिए टर्म होती है जिनके पास सेल वॉल हो। तो सेल वॉल के नीचे, यानी सेल वॉल को रिमूव कर दे तो बाकी जो कुछ नीचे पड़ा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, अगर यूकैरियोट है तो उसका न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस, सो दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। क्लियर? प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये यूकैरियोटिक सेल्स के, और ऐसे सेल्स जिनके पास सेल वॉल नहीं होती उनके लिए टर्म है। जो लिविंग मैटर होता है सेल का, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म, व्हाइल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस एवरीथिंग इनसाइड इट, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। क्लियर? और साइटोप्लाज्म जो है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का, वो दो बुनियादी जो है उनके अंदर दो बेसिक डिफरेंसेस हैं उनके अंदर। पहली चीज, जो प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है, इट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। एक ही ऑर्गेनल है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, जो इनके अंदर मौजूद है, दैट इज द राइबोसोम। क्लियर? इसके अलावा द साइटोप्लाज्म इट आल्सो लैक्स साइटोस्केलेटन। अभी इससे पहले भी बात की कि उसमें जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होती है। जब फ्लैजिला पढ़ा रहा था, सो उसमें मैंने बताया था कि उसमें उनमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होती हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव ट्यूबुलिन। तो इसी तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, जो कि इसके पास नहीं है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ क्विक क्विज फॉर यू। और देखते हैं कि आपने आज के लेक्चर में कितनी जो है वो कंसंट्रेशन से सुना। सो द बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स कंटेन ओनली डीएनए व्हिच इज सर्कुलर एंड सिंगल स्ट्रैंडेड, लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड और लीनियर डबल स्ट्रैंडेड। सो द आंसर इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। क्लियर? Which structure is not related to bacterial cell? Mesosome, ribosome, chromosome, or vacuole? So vacuole is a membrane-bonded organelle, so it is not related to bacterial cell. The bacterium which possess two flagella at one pole is called. दो flagella मतलब bitrichous, एक पोल मतलब monopolar. So monopolar bitrichous is the answer. The flagella of bacteria are made up of special protein called tubulin, flagellin, porine, or histone. So that is flagellin. The chromatin body of bacteria is visible under light microscope after staining with dash stain. Name of the stain is eosin, hematoxylin, fulgen, or iodine. So it is fulgen, a special kind of stain which is used to see the genetic material. Which structure helps in cell division? Mesosome, ribosome, pili, or storage body? So it is the mesosome. Clear? It helps in the cell division. The overall thickness of bacteria stained with primary dye in cell wall is, तो यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया है, मतलब कि थिकनेस पूछी जा रही है। पहली चीज किसकी पूछी जा रही है? द बैक्टीरिया विच आर स्टेन्ड विद प्राइमरी डाई। तो प्राइमरी डाई के साथ कौन स्टेन होते हैं? मतलब ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है उसकी थिकनेस, ओवरऑल थिकनेस होती है, दैट इज 20 to 80 नैनोमीटर। एंड द लाइसिस ऑफ विच स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियल सेल लीड्स टू द डेथ ऑफ द बैक्टीरिया? सेल वॉल, कैप्सूल, स्पोर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द स्ट्रक्चर। अगर ये रप्चर हो जाए, सो इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द बैक्टीरियल सेल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस किया। इसकी सेल मेम्ब्रेन, इसकी सेल वॉल, उस सेल वॉल के बिहाफ के ऊपर उसकी कंपोजिशन, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फ्लैजिला की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन, मोनोट्राइकस, एट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफो एम्फीट्राइकस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड the ribosomes and the mesosomes
and the chromatin body of the bacterial cell, as well as spore and cyst, everything has been discussed in detail. Hopefully आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. If there is any question regarding the lecture, you can drop your question in the comment box. Our subject specialist will answer you soon. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.